हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के सामने एसएसटी सब्जेक्ट लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम आपका है हिस्ट्री आवर पास्ट। सबसे पहले आप जान जाएंगे कि हिस्ट्री में आपको क्लास 6 में एंशिएंट ट्रेड के बारे में पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप जानते हो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल एंड तीसरा मॉडर्न। तो आप क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री में आपको देखना है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसमें है कि हिस्ट्री जो है आपके बीते हुए कल का एक क्रमबद्ध सारणी से रखा गया संग्रह है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। जो बहुत साल पहले की बात होती है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम उनको पढ़ के समझते हैं और देखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे आपके घर में फोटो एल्बम होती है, उस एल्बम में बहुत सारे फोटोज ऐसे होते हैं जो आपके सामने नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उन फोटोज़ के माध्यम से, उस एल्बम में फोटोज़ के माध्यम से जान जाते हो कि ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे और ये हमारे अंकल वगैरह थे। तो ये एल्बम जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इस तरह से आपका हिस्ट्री में एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। और पहले है वो लोग जो ए पर्सन हु इज स्टडी आवर पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्टोरियन। ऐसे लोग जो हमारे बीते हुए विषय के बारे में पढ़ते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं। अब देखिए हिस्ट्री के इवेंट्स को हम, जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, उस इवेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे सोर्स है, सोर्स मटेरियल डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। 2 भागों में उसे हम डिवाइड करते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकंड है लिटरेरी सोर्स। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स में वो चीजें आती हैं जिन चीजों को हम अर्थ से डिग करते हैं, ठीक है। अर्थ यहाँ पे कहेंगे आप लोग कि अर्थ से, जिसे डिग करके निकाला जाता है, डिगिंग। अर्थ से जो डिग करके मतलब खुदाई के दौरान जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, वो चीजें हमें आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दे दिया यहाँ पे कॉइन्स, एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप और देख सकते हैं, इसमें और सारे एग्जाम्पल इसमें हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें और भी पेंटिंग भी देख सकते हैं, पेंटिंग। ये सारी चीजें आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं। और देखिए नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब साहित्यिक चीजें, ऐसी चीजें जो कि साहित्य से जुड़ी होती, यानी जिसमें हम टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट जैसे आप किताब पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, उसी तरह से आप लिटरेरी सोर्स में, जैसे आपकी मैन्युस्क्रिप्ट, उस समय देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, बहुत सालों पहले की बात है, उस समय के लोग हाथों से लिखते थे बुक को, जिसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसे हैंड रिटन बुक कहा जाता है। उनसे उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस की खोज हो गई, उसके बाद जो हमें साधन मिला, उसके बाद जो बुक्स लिखी गई, वो सारी बुक्स भी आपके लिटरेरी सोर्स में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में, ठीक है। ये कॉइन्स यानी देखिए उस समय आप लोग आज भी कॉइन्स देखते हो, उस कॉइन्स में देखिए आपका डेट लिखा होता है कि कॉइन्स कब बना है, किस समय में बना हुआ है। उस समय के जो आप देखिए रुपीस में देखिए जो नोट बने होते हैं, उस नोट में देखते हो कि गवर्नर्स के नाम लिखे होते हैं कि किस गवर्नर ने उस नोट को बनाया है। उस तरह से कॉइन जब उस समय हमारे जो पास्ट इवेंट के पास्ट में जो कॉइन बनाए गए थे, उस कॉइन में भी लिखा होता था किस राजा के द्वारा ये कॉइन बनाया गया है और किस सन में ये कॉइन बनाया गया है। उसके बाद तो यही कॉइन है। और जब खुदाई के दौरान जब कॉइन मिला, उस कॉइन में उस राजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, और वो राजा जो कॉइन बनवाता था, वो अपने समय में इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट थिंग्स को उस पर ड्रॉ करवाता था, खुदवाता था, और साथ में उसके जो फेमस वर्क होते थे वो भी उस पर लिखे जाते थे। अब आपका है एडिक्स एंड इंस्क्रिप्शंस है। देखिए एडिक्स मैंने देखिए जिसे हम लोग शिलालेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन होता है शिलालेख। इसमें देखिए आप कहीं घूमने जाते हो टेम्पल वगैरह में, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे कि
टेम्पल की जो वॉल्स वगैरह होते हैं उस पर आपके लिखे होते हैं। तो वॉल्स इसमें एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस में वही आपके हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टेम्पल वगैरह आप लोग कहीं पढ़िए, उसके इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख होते हैं, जो मंदिरों के वॉल्स वगैरह में लिखे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है अशोक स्तंभ के बारे में, अशोक पिलर के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये सेम है इसमें, इससे भी हमें उस समय के हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ देखिए कॉइन्स में देखिए ऐसे लोग जो कॉइन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो इन कॉइन्स के बारे में आपकी पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और यहाँ पे जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाता है उन्हें हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे बात? देखिए द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज स्टडी ऑफ कॉइन, मतलब जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं उन्हें हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। अब आपके देखिए एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन आपको मैं बता रही थी। देखिए एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन में आपको देखना है यहाँ पे आपके जो इंस्क्रिप्शन शिलालेख, इसमें हमें तरह तरह की आपकी एपिग्राफी भी देखने को मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, इसमें एपिग्राफी देखिए कि आपके इंस्क्रिप्शन द स्टडी ऑफ ऐसे लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे लोग जो आपके एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहा जाता है। और देखिए इसमें हमें तरह तरह की आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे जैसे बहुत से जगह की ऐसी शिलालेख होती है जहाँ पे उनके राजाओं के बारे में लिखा होता है। वो राजा जो किस तरह के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे उन्होंने किस तरह की शासन व्यवस्था की, ये सारी चीज़ें उस समय के शिलालेखों में लिखवाए जाते थे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका है आर्टिफैक्ट। देखिए आर्टिफैक्ट्स में आपके सारे स्टैचूज पेंटिंग्स वगैरह आते हैं। मैंने यहाँ पे किया है कि आर्टिफैक्ट में सारे पेंटिंग्स और स्टैचूज आते हैं। उस समय के जो खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ वगैरह जो स्टैचूज वगैरह मिली यहाँ पे, उसमें आपके कुछ मूर्तियाँ आपने सुना भी होगा नाम है डांसिंग गर्ल जो बहुत फेमस था, जो कि आपके हड़प्पा के हड़प्पा से पाया जाता है। वहाँ पे ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली थी। उस समय के वहाँ इससे क्या होता है हमारे उस समय के लोगों के आपकी जो कला के बारे में कि वो कितने एडवांस थे, उन्होंने किस तरह से अपने कला को दर्शाया और वो उनकी जो पेंटिंग की जो प्रोसेस थी वो कैसा कैसा कलर यूज करते थे, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पे फेमस आपका है सांची स्तूप। सांची स्तूप देखिए आपने नाम भी सुना है सांची स्तूप का, जिससे हमें जानकारी सर इस यहाँ से प्रोवाइड हमें डिफरेंट टाइप की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जिससे आपने नाम सुना होगा अजंता एंड एलोरा की गुफाओं, नाम सुना है। इससे क्या होता है हमारे इवेंट्स पास्ट की चीजें हैं जहाँ पे हम अभी जाके इनके बारे में देखते हैं और अभी भी कुछ ऐसे फेमस टेम्पल्स होते हैं जो हमारे प्राचीन काल के बने हैं, लेकिन आज भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा उनकी देखरेख की जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। उस समय के जो पेंटर होते थे हमारे पास के, वो क्या थे आपकी नेचुरली चीज़ों को ड्रॉ करते थे, जैसे कि किसी बैटल सीन्स को ड्रॉ करना, किसी मतलब पैलेस के सीन्स को ड्रॉ करना, किसी के राज दरबार में जहाँ बैठक होती थी, जहाँ राजा बैठते थे उनकी दरबार को ड्रॉ करना, ये आपका होता था इस पेंटिंग में। और पेंटिंग में वो तरह तरह के एनिमल वगैरह ड्रॉ करते थे। जिस समय देखिए जब हमारे यहाँ पे हुई उस समय के लोगों को कुछ जिससे आज के पेंटिंग से वो हटके करते थे और वो नेचुरली जो उनकी आंखों के सामने होता था वही पेंटिंग वो अपने वही चीज वो अपने पेंटिंग में ड्रॉ करते थे। और देखिए उस समय आप जो अजंता एलोरा की गुफा में तरह तरह के वाल्स पे तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई, जिससे जो आपके स्ट्रक्चर वगैरह को ड्रॉ किया गया है। उसमें एक रॉक का टेम्पल, उसमें देखिए वहाँ पे उनकी सारी ज्वेलरीज हैं खुद आपके, उसमें भी और साथ में जहाँ डिप किया गया आर्ट को, वहाँ से भी हमें तरह तरह के थिंग्स मिले, डिफरेंट थिंग्स मिले, जैसे कुछ ज्वेलरी, कुछ पॉट्स आपके और उनके कुछ आर्ट में आपके वीपॉन्स मिले। इससे क्या होता है हम अंदाजा लगा सकते
हमारे स्टोरीज गेस कर सकते हैं उस समय के लोगों, उस समय के जो पीपल्स थे किस तरह की अपनी लाइफ को, वो अपनी लाइफ कैसे चलाते थे और वो क्या क्या यूज करते थे अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। अब देखिए ये आपका तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ये सोर्स आते हैं जो हम अर्थ को डिग करके निकालते हैं, जो हम खुदाई के दौरान जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा है लिटरेरी सोर्स। देखिए लिटरेरी सोर्स एक तरह से हमारा रिटन अकाउंट है, रिटन संग्रह होता है, रिटन एक रिकॉर्ड्स है जो हमें आज के समय भी उसे हम पढ़ रहे होते हैं। और देखिए लिटरेरी सोर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। लिटरेरी सोर्सेस देखिए पहला इसमें आपका आएगा रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा इसमें आएगा आपका सेकुलर लिटरेचर। अब देखिए पहले आपको देखना है इसमें, देखिए रिलीजियस में देखना है आपको, रिलीजियस लिटरेचर में देखना है कि जो ऐसी बुक्स, ऐसी साहित्य जो हमारे धर्म से रिलेटेड होती है, धर्म मतलब जिसमें हमारे धर्म का रिलीजियस का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे आपका ये रिलीजियस लिटरेचर आता है। और देखिए यहाँ पे हमारे उस समय की हमारे जो एशियन पीरियड मैंने बताया था पहले आप लोगों को कि जब प्रिंटिंग मशीन नहीं बनी हुई थी उस समय के लोग भी लिखते थे। मैंने बताया जो हैंड रिटेन वर्क होता था वो लिखते, उस समय देखिए वो बड़े बड़े एक प्लाम लीफ आता था, ठीक है, एक प्लाम लीफ जिसे आप लोग प्लाम लीफ पे लिखते थे और आपके बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छालों पे वो लिखते थे और उसे ड्राई करके उसे रख देते, स्टोर करते थे। लेकिन तभी क्या होता, कभी अचानक से कभी वो से मिस हो जाती थी, खो जाती थी, इससे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो स्ट्रक्चर रखते थे। तो हमारे जो प्राचीन काल के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो हमें ऐसे प्लाम लीव्स में और ट्री बार्क में देखने को मिलते हैं। और देखिए लिटरेरी सोर्स में हम दो तरह से देखते हैं, एक आपका रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा आपका सेकुलर लिटरेचर। एक क्या देखिए एक धार्मिक साहित्य है, एक धर्म से हट, जिसमें धर्म के बारे में तुलना नहीं की गई, किसी बात नहीं की गई, वहाँ पे अलग तरीके से सबकी सामाजिक तरीके से वहाँ पे बात की गई है। उस समय देखिए ऐसे पीरियड में ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत फेमस हुआ था। इनके आपके कुछ बुक्स यहाँ पे उस धर्म के बारे में, वहाँ के लोगों को किस तरह से धार्मिक अपने धर्म का प्रसार किया और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए और उन्होंने लोगों को क्या सलाह दी, क्या ज्ञान दिया, इसके बारे में सब इसमें आपका संग्रह रिकॉर्ड रहता है। और ये क्या, ये आपकी हॉली बुक भी मानी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथ मानी जाती है, हमारी धार्मिक ग्रंथ। देखिए यहाँ पे सबसे जो पुराना वेद होता है माना जाता है वो ऋग्वेद है। यहाँ ब्राह्मण साहित्य जो था बहुत उस समय हमारे एंशिएंट पीरियड में कहा, उस समय ऐसे पीरियड की बात होती है, उस समय जो संस्कृत पढ़ने का अधिकार था वो केवल ब्राह्मणों को ही दिया गया था। इसलिए उस समय के जो साहित्य थे वो अधिकांश ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए थे। वेद 4 टाइप के होते हैं। पहला ये चार थे आपके वेद थे चारों, इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है ये आपका है क्या है, ऋग्वेद। सबसे ओल्डेस्ट वेद ये आपका है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ इससे माना जाता है। ये सारे जो वेद होते हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर, ब्राह्मणी साहित्य में इन्हें हम रखते हैं। और ये देखिए ये सारे जो वेद होते हैं ये उस समय हमारे एंशिएंट पीरियड के प्रकाश डालते, किस पे डालते हैं, आपके उस समय के रिलीजियस पे, धर्म पे, सोशल, और उस समय की सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, सोशल पे। और देखिए इकोनॉमिक्स, वहाँ की उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोग धनी मतलब कि ज़्यादा धनी थे या ज़्यादा गरीब थे, किस तरह से इकोनॉमिक्स के ऊपर ये आपकी लाइट डालती है। और उस समय ये जो वेद की बात होती
वेदों की रचना हुई थी। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक संहिता प्रोवाइड किया, यहाँ पे एक संहिता प्रदान हुई थी जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पोस्ट वैदिक काल में कि वैदिक एज के बाद जो आर्य लोग थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब वेदों से तो हमें ईयरली आइडेंटिटी होती है, लेकिन क्या आपके वैदिक पीरियड के बाद जो संहिता होती है, संहिता से हमें जानकारी मिलती है, हमारे पोस्ट वैदिक कालीन के बारे में जानकारी मिलती है। लेटर वैदिक एज चला यानी पोस्ट वैदिक एज चला, उस समय आपके इपिक जैसे हमारे महाग्रंथ चलते हैं ना ग्रंथ, उसमें रामायण की रचना की गई, महाभारत की रचना की गई। तो रामायण वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। ये सभी को पता होगा कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। ये क्या आपके रामायण और महाभारत जो है हमारे धार्मिक है। इसमें आप लोग देखिए अभी हाल ही में आपके लाइव टीवी में टेलीकास्ट किया जा रहा था रामायण का इस लॉकडाउन में, तो सबने देखा भी होगा। तो ये सिर्फ हमारे धर्म के उस समय के हमारे पास्ट इवेंट के बारे में हमें बताते हैं। उस समय के लोग किस तरह से, आपने देखा था किस तरह से वो आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं पे वो रहते हैं, फिर वो घर आते हैं। इस तरह से उस समय की जो प्रोसेस थी एजुकेशन की वो चल रही थी। क्या स्टूडेंट जो थे घर पे रह के नहीं बल्कि घर से दूर जाके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय देखिए हमारे और भी जो हमारे प्राचीन समय की जो बात होगी, इसमें और भी देखिए फेमस आता है गीता। आपने नाम सुना होगा गीता, जिसमें आपके महाभारत में जो कृष्ण जी ने जो युद्ध के मैदान में जो उपदेश दिया था अर्जुन को, वो गीता सार के रूप में संग्रह किया गया है। इन सब ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है किस तरह से हम अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति, अपने कामों के प्रति एकदम अलर्ट रहते हैं, अपने कामों को सही से करते हैं, अपने कर्तव्यों को सही से निभाते हैं। और साथ में इसके कुछ आपके डिवोशनल पर ध्यान में कि हमारे अध्यात्म से भी हमें जोड़ा जाता है कि हम अपने भगवान के प्रति किस तरह से समर्पित होते हैं। और देखिए इसमें हमारे स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे आध्यात्मिक की बात की गई, और हमारे मेडिटेशन मतलब हमारा जो ध्यान होता है, इस तरह के समय लोग ध्यान करते थे, अकेले क्या तप करते थे, मेडिटेशन करते थे। उन्हें अपने संसार, अपने फैमिली की कोई वो नहीं रहता, चिंता नहीं रहती थी। वो दूर जाके जंगल में जाके अपना ध्यान मग्न रहते, अपने क्या है अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक तप करते रहते थे। ये सभी चीजें इसमें है। देखिए बौद्ध की यहाँ पे जो बात की गई है बुद्धिस्ट लिटरेचर की, यहाँ की देखिए फेमस जो बुक इसमें है आपकी पीटर एंड महाडम्बर। ये दो नाम आपके फेमस होते हैं। इनके बहुत से साहित्यिक यहाँ पे बुद्धिस्ट साहित्य के ये दो आपके नाम ज़्यादा फेमस होते हैं। इसमें भी आपके बुद्ध के उस समय के जो जिस समय हमारे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस था बौद्ध साहित्य, उस समय के बारे में इस पिटक में और महाडम्बर ने इनके बारे में वर्णन किया गया, इनके बारे में लाइट दिया गया। इसमें क्या थ्रू लाइट किया गया, प्रकाश डाला गया है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उस समय के लोगों का इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी थी, सोशल कंडीशन कैसी थी, ये लोग इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आर्टिकल्स में बताया जाता था उस समय कुछ ऐसी जगह जगह पे उस समय के जो राजा होते थे हमारे लिए बौद्ध धर्म, उस समय जब आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, फेमस था। उस समय कौन कौन से राजा हुए जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सारी किया। आपने नाम सुना होगा राजा अशोक का, जो ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही मेहनत करते और क्या करते हैं, उन्होंने एक युद्ध करने के बाद वो क्या ईसाई युद्धों को छोड़ के वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और अंत में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। और देखिए इसमें एक संघ यहाँ पे देखिए उस समय था जो बौद्ध धर्म के जो लोग होते थे वो बौद्ध संघ का आयोजन करते थे, जहाँ पे ढेर सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी इकट्ठे होते थे। वो आपस में डिबेट कॉम्पिटिशन रखते थे और उसमें बात करते थे और इससे क्या होता था कि नई नई चीज़ों को, नई नई बातों को निकालते थे और उनको लोगों को समझाते थे क्या गलत है
और क्या सही है, बताते थे लोगों को जो हमारे समाज में जो था, जो अंधविश्वास फैला, जो आपके जो ईटर्स वगैरह हैं, जो यूटर्स वगैरह, जो आपके जो गलत रीतस थे, जो आपके क्या थे रॉन्ग थे, उन्होंने मना किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सही मायने पे सही धर्म को और सही ज्ञान को अपनाना चाहिए। इस बौद्ध धर्म के सबसे फेमस आपको पता है प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध थे, और जिन्हें क्या उस समय के बौद्ध धर्म के भाई जो उन्हें क्या कहते थे, अपना भगवान मानते थे। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है जैन लिटरेचर पढ़ना है। जैन, देखिए जैन साहित्य की बात होती है तो जैन धर्म के प्रवर्तक का नाम है महावीर जी थे। ये इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक भाषा में, देखिए उस समय की जो भाषा थी इनका महावीर स्वामी का ये कहना था कि मैं लोगों को उसी भाषा में लोगों को ज्ञान दूंगा कि जो वहाँ की आम भाषा होती है, जो वहाँ के लोग सारे लोग उस भाषा को बोलते हैं। तो वहाँ पे उस समय की दो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी, वहाँ के सारे लोग बोलते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बातों को प्राकृतिक भाषा में लोगों को बताना शुरू किया। अंग बुक जो थी इनकी फेमस, आपकी जैन साहित्य की फेमस बुक थी अंग में इनके बारे में, आपके जैन धर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, महावीर स्वामी के बारे में बहुत बताया गया है। और इसमें क्या उस समय के आपके जो सामाजिक कंडीशन के बारे में, सोशल कंडीशन आपकी कितना वहाँ बताया गया, उस समय के कौन कौन से राजा थे जिस जैन धर्म के प्रवर्तन, किस जैन धर्म के प्रचार प्रसार, जैन धर्म को अपनाए, उनके प्रचार प्रसार के बहुत तरह से काम किए। अब देखिए आपको दूसरा पढ़ना है सेकुलर लिटरेचर। अब यहाँ तक आपका रिलीजियस हो गया, जैसे आपने पढ़ा ब्राह्मणिकल पढ़ा, वेद पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा, बुद्धिस्ट। इसके बाद आपको पढ़ना है सेकुलर लिटरेचर। अब देखिए सेकुलर लिटरेचर में आपको ये देखना है कि देखिए सेकुलर लिटरेचर में इसमें किसी भी धर्म और किसी फेथ की बात नहीं की गई है, इनसे हटके इनकी बात की गई है, किसी धर्म और किसी फेथ की बात यहाँ पे नहीं। आप इसके पहले देखा इसमें सभी अपने अपने धर्म की अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे, ब्राह्मण अपने थे, बौद्ध ने अपना क्या और जैन लोगों ने अपने। इसमें क्या इसके बाद सेकुलर में आता है जिस धर्म से हटके, ये किसी भी धर्म या किसी भी आस्था की बात नहीं करता, ये केवल क्या करता है, इस साहित्य में कहा गया है, इसमें केवल क्या आपके लोगों के द्वारा इसे रचना की गई है, इसमें किसी धर्म को उद्देश्य मान के इसकी रचना नहीं, साहित्य की रचना नहीं की गई है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ग्रामर ऐसे आपके लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की बुक्स लिखी, कुछ साइंस में लिखा, कुछ आपके एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह उनके बुक थे उन्होंने लिखा है। इसमें हम इस तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आपका आता है कि आपके एंशिएंट पीरियड में, मौर्य एज में आपका नाम आता है कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और क्या है, और इसके बाद इन्होंने जो आपकी जो साइंस, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी इन्होंने काम किया था। सर आपकी राजनीतिक कहते हैं राजनीतिक विज्ञान में काम किया था आपका। इसके बाद देखिए कुछ और भी फेमस आपके वर्क मिलते हैं। देखिए मुद्रा राक्षस को लिखा था आपके विशाखादत्त ने, महाभाष्य ने लिखा था, पतंजलि लिखा था आपका